हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडाइसेस कैसे होती है, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है। तो ये सब चीजें हम आज देखने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिकली डेफिनेशन डेरिवेटिव्स है क्या। सो डेरिवेटिव्स कैसा है ना कि डिराइव्स फ्रॉम समथिंग एल्स। ओके, सो डिराइव्स फ्रॉम समथिंग एल्स मतलब क्या है कि जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आपको पता होगा फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इनकी जो प्राइसेस है, ये प्राइसेस डिराइव की जाती है उसके अंडरलाइंग असेट की। अभी अंडरलाइंग असेट मतलब क्या है कि जो स्टॉक या कमोडिटी या करेंसी का वो डेरिवेटिव है। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं कि निफ्टी फ्यूचर, तो निफ्टी फ्यूचर क्या है, तो निफ्टी 50 एक इंडाइसेस है, उसकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से चेंज होती रहती है। करेक्ट। तो ये निफ्टी का जो फ्यूचर है वो डिराइव किया जाता है निफ्टी 50 के ऊपर। मतलब निफ्टी फ्यूचर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है निफ्टी 50 के इंडाइसेस पे। समझ में आ रहा है आपको। वैसे ही गोल्ड फ्यूचर्स है, तो गोल्ड फ्यूचर डिपेंड करेगा अंडरलाइन गोल्ड असेट पे। गोल्ड की जो वैल्यू ऊपर नीचे होगी उसी हिसाब से आपका फ्यूचर, गोल्ड फ्यूचर या गोल्ड के ऑप्शंस, उसकी प्राइस चेंज होगी। तो फ्यूचर्स आपको बहुत अलग अलग फ्यूचर्स या डेरिवेटिव्स या बेसिकली ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडाइसेस, स्टॉक्स, कमोडिटीज और इवन करेंसीज। ठीक है। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। इसका अगर इवैल्यूएशन देखोगे तो बहुत पुराना है। ऐसा नहीं कि लास्ट सेंचुरी में ही इनको हम लोग यूज करें, नहीं, ये तो 12th सेंचुरी से, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 800 साल पुराना, 800-900 साल पुराना ये प्रोडक्ट है। और ये बहुत अलग अलग कंट्रीज में यूज हुआ है। इवन जापान में हुआ है, या आप वेस्टर्न कंट्रीज में यूज हुआ है। ठीक है, बहुत जगह पे ये यूज होता है। तो हिस्ट्री तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट अभी समझिए कि फैक्टर्स, कि कौन से फैक्टर्स डेरिवेटिव्स मार्केट को ग्रो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, सो जैसे इंक्रीज फ्लक्चुएशंस, कि मार्केट में बहुत से वोलेटिलिटी है, प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। टू प्रोटेक्ट अ रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन, ये डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट बनाए गए। अभी डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट क्यों बनाए गए? टू फिक्स अ फ्यूचर प्राइस। मतलब आज एग्जांपल आप लेते हैं कि आप एक ट्रेडर हो, लेट्स से व्हीट ट्रेडर, मतलब गेहूं के ट्रेडर हो, और आप बेसिकली मर्चेंट हो। आप क्या करते हो, फार्मर से बाय करते हो व्हीट, और फिर बेचते हो कोई दूसरे आदमी को। ठीक है। तो जैसे लेट्स से अभी का महीना है नवंबर का, अक्टूबर नवंबर का। ठीक है। तो नवंबर के महीने में व्हीट को तो बोया जाता है, जिसका रिजल्ट आता है आपको फरवरी में। तो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद अगर आपको ये व्हीट का प्रोडक्ट या गेहूं आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, तो 4 महीने बाद की जो गेहूं की प्राइस होगी मार्केट की, वो कुछ भी हो सकती है। राइट। 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20 रुपए, आप 40 रुपए, कुछ भी हो सकती है। राइट। डिपेंड्स ऑन डिमांड, सप्लाई एंड प्रोडक्शन। राइट। तो इसीलिए अगर आपको 4 महीने या 3 महीने बाद वाला प्राइस अगर बुक करना है, तो आप क्या करोगे, आप फार्मर के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि 4 महीने बाद आप उससे एक सर्टन क्वांटिटी का, लेट्स से एग्जांपल 100 किलोग्राम आप उससे गेहूं खरीदोगे। ठीक है, एट सर्टन प्राइस, और ये प्राइस डिसाइड कर लिया आपने 20 रुपया। ठीक है। तो फार्मर और आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए कि 100 रुपया, सॉरी, 100 किलो गेहूं आप खरीदोगे 20 रुपए पे। कभी खरीदोगे? फेब्रुवरी एंड में। ठीक है। तो आपने डेट डिसाइड कर ली कि कौन से डेट पे ये ट्रांजैक्शन होगा, आपने प्राइस डिसाइड कर ली, आपने क्वांटिटी डिसाइड कर ली, एंड वन मोर थिंग इज अ क्वालिटी। क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्वालिटी होती है, वैरायटीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो लेट्स से कोई गेहूं का कोई पर्टिकुलर क्वालिटी आप वहां पे परचेस कर रहे हो। ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अभी फेब्रुवरी एंड में जब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया, तो वो टाइम पे मार्केट की प्राइस कुछ भी हो सकती है। लेट्स से मार्केट की प्राइस 30 रुपए भी हो सकती है, मार्केट में प्राइस 15 रुपए भी हो सकती है। अभी आइदर ऑफ द सिचुएशन, किसी एक को फायदा होने वाला है, किसी एक को नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर
प्राइस इन फरवरी एंडिंग पे गेहूं का प्राइस मार्केट में चल रहा है 30 रुपए का, तो इस समय मर्चेंट को फायदा होगा क्योंकि वो 20 रुपए पे खरीदेगा फार्मर से, बट फार्मर को लॉस होगा क्योंकि वो 30 रुपए बेच सकता था मार्केट में, पर वो कॉन्ट्रैक्ट में है इसीलिए वो 20 रुपए में ही उसको बेचना पड़ेगा। वाइस वाइस वर्सा सेकंड सिचुएशन क्या है कि लेट्स से 15 रुपए मार्केट में चल रहा है, तो वो टाइम में मर्चेंट का नुकसान होगा क्योंकि वो मार्केट से 15 में खरीद सकता था, बट फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में तो उसको 20 रुपए में खरीदना पड़ेगा, तो इससे फार्मर को फायदा हो गया। तो डेरिवेटिव्स में ऐसा ही है कि किसी एक को फायदा होने वाला है और किसी एक को नुकसान, बट जब भी ये लोग प्राइस डिसाइड करते हैं फ्यूचर का, तो वो सब कंडीशंस कंसिडर करके ही डिसाइड करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको नुकसान ना हो, और वो हमेशा नॉट से कि फायदे में रहे, बट उनका नुकसान कम रहेगा, इतना ही अगर कुछ एडवर्स सिचुएशन आएगी तो डेरिवेटिव्स ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का टूल है, इट इज नॉट अ स्पेकुलेशन टूल, डेरिवेटिव्स बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट टूल, और उसको उसी तरह से देखना चाहिए। बट आजकल बहुत लोग डेरिवेटिव्स में स्पेकुलेशन की तरह देखते हैं और उसको ट्रेड करते हैं। तो ये डेरिवेटिव मार्केट है इंडिया का, जो ग्रोथ कैसे हुई है इंडिया में, ठीक है। ओके, सो इंडियन मार्केट में हम लोग स्पेशली कौन से डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हैं, तो हम लोग पहले फॉरवर्ड मार्केट में थे, जो फॉरवर्ड मार्केट ओटीसी ओवर द काउंटर एक्सचेंजेस पे चलता था, पर अभी ये बंद हो गया इंडिया में। तो इंडिया में भी स्पेशल चल रहे हैं दो ही मेजर प्रोडक्ट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो फ्यूचर होता है कि ये ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये कोई फिक्स मतलब कस्टमाइज नहीं होते। फॉरवर्ड्स होता है कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट। ये फॉरवर्ड में कैसा है, दो पार्टीज जो नोन पार्टीज है टू ईच अदर, ये दोनों साथ में आते हैं, दे डिसाइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड दे एंटर इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओके, डिसाइड द टर्म्स एंड कंडीशन एवरीथिंग। फ्यूचर में क्या होता है, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेट बाय द एक्सचेंजेस। जैसे इंडिया में एनएससी है, बीएसई है, तो अगर आप ये एक्सचेंजेस पे अगर ट्रेड कर रहे हो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कमोडिटी और करेंसी और स्टॉक्स और इंडाइसेस, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन होगी, मतलब क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है उसकी, या एग्जीक्यूशन डेट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये सब डिसाइड करेगा एक्सचेंज, ओके। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन नाउ वी आर ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंजेस, ठीक है। तो ऑप्शन से है, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ऑब्लिगेशन है कि वंस यू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट योर देयर इज अ ऑब्लिगेशन, ठीक है। बट ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में ऑब्लिगेशन नहीं है। वे ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था बायर्स एंड सेलर का, ठीक है, एक मर्चेंट और फार्मर का। अगर ये मर्चेंट या फार्मर फार्मर कोई भी एक अगर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूशन करना चाहेगा, तो सामने वाली पार्टी पे ऑब्लिगेशन है, ठीक है। बट इन ऑप्शंस एंड ओनली फॉर द ऑप्शन बायर्स ये ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन बायर चाहेगा कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, तो ही ऑप्शन सेलर पे ऑब्लिगेशन है। तो इतना ही आप ध्यान में रखिए कि ऑप्शन बायर इज नॉट हैविंग अ ऑब्लिगेशन, ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट whenever he wants, okay, but for seller there is an obligation, okay. Now there are different types of participants in the market like hedgers, traders, arbitragers. अभी ये हेजर्स क्या है, हेजर्स आर बेसिकली यूज डेरिवेटिव्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि हेजर का ना बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है या बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि ये बड़ी पोजीशंस पे रहते हैं हमेशा कि 10 लाख डॉलर देने हैं या रिसीव करने हैं या स्टॉक्स पे बैठे हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे रिस्क होते हैं, अगर मार्केट के फ्लक्चुएशंस में उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो हेजर्स डेरिवेटिव्स को एज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल यूज करते हैं, और वो डेरिवेटिव्स हमेशा अपोजिट पोजीशन, लेट्स से अगर उन्होंने अभी बाय करके रखे कोई स्टॉक, तो वही स्टॉक का वो क्या करेंगे, फ्यूचर या ऑप्शन में अपोजिट पोजीशन लेंगे। दूसरे होते हैं ट्रेडर्स, स्पेकुलेटर्स, जो हमेशा डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शन में। थर्ड कैटेगरी आर्बिट्राजर्स। आर्बिट्राजर्स क्या है ना, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइस डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट मार्केट,
फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे पुणे में आलू मिल रहा है 10 रुपए किलो, ठीक है, पुणे मार्केट में, और वही मुंबई मार्केट में आप 15 रुपए किलो में बेच सकते हैं उसको। अगर ये आपको समझ में आ गया कि 10 रुपए मुंबई का, सॉरी, पुणे का प्राइस है और 15 रुपए मुंबई का, तो आर्बिट्राजर क्या करेगा, 10 रुपए में पुणे मार्केट से परचेस करेगा और 15 में मुंबई मार्केट में बेचेगा, तो उसका जो बीच का जो प्रॉफिट है वो उसको मिल जाएगा, राइट। तो आर्बिट्राजर ये लोग ऐसे है कि जो ऐसी वाली अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में, they basically take advantages of a price difference between two different markets और गारंटेड प्रॉफिट कमाते हैं। बट इनका जो प्रॉफिट होता है वो कम रहता है, कोई एकदम बहुत बड़ा नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत से आर्बिट्राजर म्यूचुअल फंड्स है, उनका अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो ये रिटर्न 6 to 7% के आसपास ही आपको मिलेगा। Now there are two different markets, एक तो ऑर्गेनाइज एक्सचेंजेस लाइक एनएसई, बीएसई या ओवर द काउंटर। बट हम लोग अभी ओवर द काउंटर में ट्रेड नहीं करते, इंडिया में ये अभी बंद हो गया है, ठीक है। बट अदर कंट्रीज में ये बहुत चालू है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम ट्रेड्स आर हैपनिंग ऑन ओटीसी, बट इन इंडिया वी आर वर्किंग ऑन ऑर्गेनाइज एक्सचेंजेस लाइक एनएसई एंड बीएसई। ओके, ये बाद में आप देख लीजिए। अभी एक्सचेंज का बेनिफिट क्या है कि वी गेट अ स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है कि आपकी क्वांटिटी, प्राइस या एक्सपायरी डेट सब सेम है, सबके लिए सेम है। तब आप कोई कस्टमाइज नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो एक्सचेंज में कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि आप बायर सेलर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बायर्स एंड सेलर्स दे आर अननोन टू ईच अदर, बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रूटेड थ्रू एक्सचेंजेस। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे को जानते हो, और कॉन्ट्रैक्ट्स आर कस्टमाइज, सॉरी, इट्स आर स्टैंडर्डाइज। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये दूसरे को जान ले, ओके। तो काउंटर पार्टी रिस्क भी एक्सचेंजेस में कम हो जाती है, जो ओटीसी मार्केट में बहुत ज्यादा था, काउंटर पार्टी और डिफॉल्ट रिस्क। जैसे बायर ने एग्जीक्यूशन करना चाहा बट सेलर ने किया नहीं, तो वो हो गया काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है। तो इसी तरह से जो काउंटर पार्टी रिस्क है, डिफॉल्ट रिस्क है, वो एक्सचेंजेस में आपकी नील हो जाती है। बट वही ओटीसी मार्केट में जाओगे तो वो रिस्क बहुत ज्यादा रहती है, ओके। सो ये रिस्क है जो आपको मैं दिखाना चाहता था कि ये सारी रिस्क जो ओटीसी मार्केट की थी वो पूरी की पूरी एक्सचेंज रिस्क, एक्सचेंजेस पे कम हो जाती है और ना की बराबर हो जाती है, वी कैन से, ओके। नाउ द मेजर थिंग इज इंडेक्स। अभी इंडेक्स मतलब निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है। बहुत से लोग हैं जो सेंसेक्स को फॉलो करते हैं, निफ्टी को फॉलो करते हैं। वो बोलते हैं निफ्टी ऊपर जा रही है तो मेरा स्टॉक भी ऊपर जाएगा, या सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो मेरा स्टॉक भी ऊपर जाएगा, करेक्ट। तो हमें पहले जानना है कि इंडेक्स होती क्या है। इंडेक्स इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मार्केट, कि स्टॉक मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये इंडाइसेस अलग अलग टाइप की बनती है। मोस्ट कॉमन वी आर यूजिंग सेंसेक्स और निफ्टी, बट इसके अलावा भी बहुत सी इंडाइसेस है, सेक्टर इंडाइसेस लाइक बैंक निफ्टी है, निफ्टी आईटी है, या निफ्टी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके, फिर निफ्टी बोलते हैं उसको। ऐसी बहुत सी इंडाइसेस है, और ये इंडाइसेस सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, तो ये बॉन्ड्स के लिए भी है या ट्रेजरी बिल्स के भी है, ओके। देन सिग्निफिकेंस टू द इंडेक्स। सो indexes आर बेसिकली बेंचमार्क पोर्टफोलियो। तो उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक है, वैसे सेंसेक्स की जब बात करेंगे तो सेंसेक्स के अंदर 30 स्टॉक है। तो ये सेंसेक्स कैसे बनाया, ये 30 स्टॉक के प्राइस को ऐड करके सेंसेक्स बना है, और निफ्टी भी उसी तरह से बना है, 50 स्टॉक के प्राइस को लेके बना है। तो ये अंडरलाइन जो स्टॉक्स है, जैसे सेंसेक्स में 30 स्टॉक है या निफ्टी में 50 स्टॉक है, तो डेली की इसमें मूवमेंट होती है प्राइस में, तो उनके प्राइस मूवमेंट के हिसाब से निफ्टी या सेंसेक्स में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये इंडाइसेस बनती कैसे है,
तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडाइसेस, ठीक है, उनके कैलकुलेशन है कि कैसे बनती है इंडाइसेस। तो पहले हम लोग देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले आपको जानना है व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, जैसे कंपनीज जब भी आईपीओ में शेयर्स इशू करती है या उसके बाद भी एफपीओ में, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में शेयर्स इशू करती है, तो ये जो शेयर्स है ये इनको बोलते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। और वो शेयर्स को जब आप करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस, बस यू विल गेट द मार्केट कैप। कि मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स कैसे काम करती है और कैसे इसको बनाना है। तो ये बेसिकली एग्जांपल है उसका कि आपको दिख रहा है कि ये इंडेक्स के अंदर 5 अलग अलग स्टॉक है, एजेड, बीवाईसी, एक्स, डीडब्ल्यू एंड ईयू, ठीक है। तो ये 5 स्टॉक की 1 जनवरी 1995 की प्राइस है 150, 300, 450, 100 एंड 250 रिस्पेक्टिव। और नंबर ऑफ शेयर्स इन लैक्स, मतलब ये आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है, फॉर ईच कैटेगरी एंड टुडे स्टॉक प्राइस। और ये भी आप देख सकते हो कि इसकी जो प्राइस जब सेट की थी 1 जनवरी 1995 में, इंडेक्स की प्राइस सेट की थी 100 रुपीज, ठीक है। तो हम वन बाय वन देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ओल्ड प्राइस आपको यहाँ पे दी है, ठीक है, ओल्ड प्राइस दिख रही है आपको, ओल्ड प्राइस है, ठीक है। अभी ओल्ड प्राइस को जब हमने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ शेयर से तो हमें मिल गया मार्केट कैप, करेक्ट। तो जब मार्केट कैप आपको मिल गया, तो यहाँ पे मार्केट कैप मिला है। और मार्केट कैप को जब ऐड करेंगे तो हमें मिला 18,800। और इसके हिसाब से ओल्ड वेट के लिए क्या करना है, सी 3000 डिवाइड बाई 18,800 किया तो आपको मिलेगा 0.16। वही 3600 को डिवाइड किया 18,800 से तो हमें मिल गया 0.19, राइट, एंड सो ऑन। और ये सबका एडिशन हो गया आपका 1। बट हमें क्या करना है, अभी ओल्ड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, ओल्ड वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 150 को 0.16 से, ठीक है। 15 को अगर 0.16 से आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 150 को 0.16 से, तो यू विल गेट दिस 23.94, ठीक है। तो प्राइस फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है फोर्थ कॉलम से साथ, आपको मिलेगा फिफ्थ कॉलम, ठीक है। और इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा एक प्राइस 296.28। बट ये जो 296.28 जो है, इसको हम इक्विवेलेंट कर रहे हैं 100 के साथ, ठीक है। इसको इक्विवेलेंट कर रहे हैं 100 के साथ। तो 296.28 इज नथिंग बट बेसिकली द 100 वैल्यू ऑफ द इंडेक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, न्यू प्राइस हमें दी है 650, 450 एंड सो ऑन। तो इसके साथ वापस हम लोग न्यू मार्केट कैप निकल रहे। यहाँ पे हम लोग सोच रहे कि आपके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो चेंज नहीं हो रहे, तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई किया सेकेंड कॉलम को और ये 6 कॉलम को, और उसकी वैल्यू जो है वो 7 कॉलम में लिख दी कि नया मार्केट कैप के हिसाब से क्या वैल्यू आ रहा है, और उसके नए वेट्स हमने निकाले 8 कॉलम में, ठीक है। तो अभी हमें दिख रहा है, ओके, और एक और वेट को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया न्यू प्राइस के साथ 650 वगैरह वगैरह से, और फाइनली मिल गया 525। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस इनिशियली जब 1995 में देखा था तो 296.28 वाज इक्वल टू 100, तो वही 525.06 वो कितना होगा, तो उसका इंडेक्स का वैल्यू आ गया 177, ठीक है। तो इसी तरह से ये मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले ये मार्केट कैप कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स ही यूज किया जाता था, बट अभी ऑल ओवर मोस्ट ऑफ द exchanges they are using this free float market capitalization index, okay। अभी फ्री फ्लोट में क्या हो रहा है, फ्री फ्लोट में हम लोग इंस्टेड ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स की जगह पे हम सिर्फ ले रहे हैं फ्री फ्लोट। अभी फ्री फ्लोट क्या है कि जो शेयर्स फ्रीली अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उसमें से कुछ शेयर्स घटा देते हैं। अभी कौन से शेयर घटा देंगे, तो जो गवर्नमेंट ने होल्ड किए हुए या प्रमोटर्स ने होल्ड किए हुए ऐसे शेयर्स को घटा देते हैं। उसके बाद जो शेयर्स बचा
वो सब शेयर्स आ गए फ्री फ्लोट में। ठीक है, तो इंडिया में अभी हम लोग सेंसेक्स निफ्टी ये हम लोग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बस सिंपल कुछ नहीं करना, फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, मल्टीप्लाई विद द मार्केट कैप एंड यू विल गेट द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट है प्राइस वेटेड इंडेक्स। प्राइस वेटेड इंडेक्स में क्या हो रहा है कि वी आर बेसिकली कंसिडरिंग द प्राइसेस ओनली। ठीक है, उसका मार्केट कैप कंसिडर कर ही नहीं रहे। तो सेम क्वेश्चन को आप देखिए कि, या सेम एग्जांपल को, कि हम लोग वही एग्जांपल यूज किया सेम डिटेल्स के साथ, बट अभी हमने सिर्फ प्राइस निकाली है, कोई भी मार्केट कैप नहीं निकाला है। ठीक है, देन इक्वलेटेड। इक्वलेटेड में क्या हो रहा है कि सभी स्टॉक्स को इक्वल वेटेज दे रहा है। ओके, इक्वल वेटेज दिया तब क्या हो रहा है कि सभी को बस ऐड कर दो, डिवाइड बाय 5 किया तो एवरेज निकाला है, और एवरेज इज बेसिकली योर इक्विवेलेंट इंडेक्स, बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो ऐसे 4 तरह के मेथड है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, वेटेड इंडेक्स, इक्वल वेटेड इंडेक्स एंड प्राइस वेटेड इंडेक्स। तो ये 4 टाइप के इंडेक्सेस से ही ऑल ओवर द वर्ल्ड कैलकुलेशन किया जाता है। ना आपके लिए ये एक्सरसाइज है कि आप ढूंढे कि कौन सी इंडेक्सेस ये 4 टाइप के मेथड्स फॉलो करती है। ठीक है, सो बेसिकली इंडेक्स के एट्रीब्यूट क्या होता है कि इंडेक्स पूरे मार्केट को का बिहेवियर बताती है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, या साइडवेज चल रहा है। तो इंडेक्स के हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, और उसी हिसाब से हम मार्केट में बाय या सेल के ऑर्डर्स दे सकते हैं। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट इज द इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होती है कि बहुत बार जब आप मार्केट पे परचेस करते हो, मार्केट रेट पे या मार्केट ऑर्डर पे बाय करते हो, तो आपको दिखता है कि आपका जो एवरेज प्राइस है वो कुछ अलग अलग आ रहा है, राइट। मतलब आपने एंट्री की थी तब वो टाइम पे आपको दिख रहा था मार्केट में 200 रुपया प्राइस, बट जब एक्चुअल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो आपका बाइंग 199 या 201 पे हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है और बहुत ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स वहां पे बैठे हुए हैं। तो इसका एग्जांपल हम देते हैं कि लेट्स से जब आपने मार्केट में देखा तो मार्केट में प्राइस चल रहा था अराउंड लेट्स से 4.25। ओके, 4.25 प्राइस मार्केट में चल रहा था, बट वही टाइम पे हमने अगर देखा स्टैटिस्टिक्स की, कुछ बायर्स 1000 क्वांटिटी लेके 4 रुपए पे बैठे हैं, कुछ बायर्स 1000 क्वांटिटी लेके 3.9 पे बाय करने के लिए बैठे हैं, एंड सो ऑन। एट द सेम टाइम सेलर्स भी बैठे हैं 4.5 पे, 4.55 पे। ठीक है, विद डिफरेंट क्वांटिटीज। तो जब आप मार्केट में एंट्री करते हो तो आपको दिख रहा है कि 4.25 इज द करंट प्राइस, बट जब आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया आपको लगता है 4.25 मिलेगा, नहीं। तो लेट्स से आपको 1500 शेयर बाय करना है, तो आपका बाय कितने पे होगा, क्योंकि सेलर बैठा है 4.5 पे। अभी इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आप सब्जी मंडी में जा रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे 10 रुपए किलो से प्याज खरीदने हैं। ठीक है, पर मंडी में जब आपने एंट्री की तो आपको देखा कि बहुत अलग अलग सेलर बैठे हैं, कोई 12 पे बेच रहा है, कोई 15 पे बेच रहा है, कोई 11 पे बेच रहा है। ठीक है, तो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग लोग प्याज बेच रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप सब जगह पे ढूंढोगे और बाद में आप क्या करोगे, जहां पे 11 रुपए या 10 रुपए के आसपास जहां पे जो भी बेच रहे हैं आप उससे खरीदा करोगे, राइट। तो लेट से अगर यहाँ पे वही एग्जांपल लगाते हैं कि अगर प्याज का रेट चल रहा है, आपने देखा 4.25, पर जब आप मार्केट में एंट्री किया तब आपको दिख रहा है ये सब अलग अलग क्वांटिटीज लेके वहां पे बैठे अलग अलग सेलर। ओके, 5 6 7 8 पे आप फोकस करिए अभी। तो आप क्या करोगे, आपने डिसाइड किया 4.25 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 4.25 आप डिसाइड करके आए थे, बट जब मार्केट में आए तब मार्केट की प्राइसेस चेंज हो गई थी और आपको दिखा कि जो सेलर सबसे सस्ते में बेच रहा है वो है 4.5 पे। तो और आपको लेना है लेट से 1500 के पैस, ठीक है, तो 1500 पैस आपको परचेस करना है और वो लेके बैठा है 2000।
तो आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा यहाँ पे 4.5 पे, करेक्ट, क्योंकि उसके पास 2000 क्वांटिटी है और आपको कितना चाहिए 1500 क्वांटिटी, तो आप 1500 क्वांटिटी का माल उससे खरीद सकते हो, करेक्ट। बट यही जगह पे अगर आपका क्वांटिटी अगर 3000 होता तो क्या होता, तो ये केस में आप 2000 क्वांटिटी 4.5 पे खरीदते हैं और बचा हुआ 1000 क्वांटिटी आप 4.55 पे खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो परचेस प्राइस है वो आपका चेंज हो जाएगा, करेक्ट। आइडियली आपने डिसाइड किया था 4.25 पे आप परचेस करोगे, बट एक्चुअली जब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है आपका प्राइसिंग 4.5 के ऊपर चला जाता है, ओके। ये जस्ट एग्जांपल है। तो ऐसे ही आपको समझ में आया कि इम्पैक्ट कॉस्ट आपको कैसे इम्पैक्ट करता है, कि आपने भले कितने भी सोचा कि आपको ये प्राइस में मिलना चाहिए, बट वो प्राइस आपको नहीं मिलता है, आपको कुछ अलग ही प्राइस मिलता है। तो कि मार्केट में इम्पैक्ट कॉस्ट इसी तरह से डेविएट होता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस क्या है, कितने प्राइस पे कितने बायर्स एंड सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं, जो बाय वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं बिड, एंड सेल वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग आस्क, ठीक है। तो बाय क्वांटिटी को हम लोग बिड क्वांटिटी एंड बिड प्राइस, सेल प्राइस को बोलते हैं आस्क प्राइस एंड सेल क्वांटिटी बोलते हैं आस्क क्वांटिटी, ठीक है। तो बिड मतलब बाय और आस्क मतलब सेल, ठीक है। तो इतना ही आपको अगर समझ में आया तो आप आराम से मार्केट डेप्थ को देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि प्राइस कितनी लगानी है, ठीक है। ये सब चीज जो दिख रही है आपको, ये जो टेबल है, ये टेबल को हम बोलते हैं मार्केट डेप्थ। कोई भी ट्रेडिंग टर्मिनल पे मतलब जीरोधा यूज करेगा कोई भी, वहां पे आपको मार्केट डेप्थ में ये सब चीज मिल जाएगी, कोई कितने बायर्स कितने सेलर्स क्या क्या प्राइस पे बैठे हैं। जनरली आपको 10 से मतलब मिनिमम 5 तो दिख ही जाता है, बट मैक्सिमम टू 20 आपको दिख सकता है कि बायर्स एंड सेलर्स कहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो 20 बायर्स एंड 20 सेलर, टोटल 40 लोग आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो 20 आइदर साइड। नाउ द इंडेक्स मैनेजमेंट इज अ इंडेक्स मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, और ये इंडेक्स मैनेज कोई एक्सचेंज नहीं करता है। इंडेक्स मैनेज हमेशा आउटसोर्स किया जाता है ताकि वहां पे कोई इंटरनल इंटरवेंशन ना हो, ठीक है। तो एक आउटसोर्स काम दिया जाता है। और आपको ये भी एक एक्सरसाइज में दे रहा हूँ कि इंडिया में सेंसेक्स एंड निफ्टी कौन मैनेज करता है, ठीक है। तो इंडेक्स को डेली बेसिस पे या बेसिकली इंट्राडे में कंटिन्यूस बेसिस पे उसको अपडेट करना है। उसमें बोनसेस आ गए या राइट्स इशू आ गए, तो जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस है तो उसका भी इफेक्ट आपके इंडेक्स पे आ जाता है, तो वो भी एक्शंस को इनकॉर्पोरेट करना है। तो इसलिए इंडेक्स मैनेजमेंट इज अगेन अ हेवी टास्क एंड इट्स अ कंटिन्यूअस टास्क, और ये हमेशा आउटसोर्स किया जाता है एक्सचेंजेस से। एक्सचेंज खुद मैनेज नहीं करती है इंडेक्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखिए। तो हमारे इंडिया में हम लोग बहुत अलग अलग टाइप की इंडेक्सेस हम लोग देखते हैं। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स आई हैव मेंशन ओवर हियर, ओके। तो ये इंडाइसेस जैसे बीएससी की इंडाइसेस है, निफ्टी की इंडाइसेस है, या सेक्टर इंडाइसेस है, सम ट्रेडेबल इंडाइसेस। तो ये अलग अलग इंडाइसेस मैंने मेंशन किए, पर इसके अलावा भी बहुत सी इंडाइसेस मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस, इंडाइसेस को कैसे यूज करें। तो इंडेक्स फंड क्या होता है, इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग एसेट ऑफ द इंडेक्स। जैसे हमने बोला कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो निफ्टी 50 इंडेक्स का मतलब क्या है कि निफ्टी के जो अंडरलाइंग 50 स्टॉक है, ये जो फंड है वो उसी में इन्वेस्ट करेगा 50 स्टॉक में, ठीक है। मे भी उसका जो प्रपोर्शन होगा चेंज हो सकता है या कुछ कम ज्यादा रह सकता है, बट बेसिकली वही स्टॉक होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए जो निफ्टी 50 के पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे बीएससी का भी एक अलग से इंडेक्स बन सकता है, सॉरी इंडेक्स फंड बन सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत से इंडेक्सेस है, तो इंडेक्सेस के बेस पे अलग अलग फंड्स बन सकते हैं। नाउ इंडेक्स डेरिवेटिव्स, ऐसे हम लोग बोलते हैं निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी ऑप्शन, ये होता है इंडेक्स डेरिवेटिव्स जो इंडेक्स के प्राइस से डिराइव किए जाता है, ठीक है। और उसका भी एक्सपायरी हर 3 महीने में होता ही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट ओवरव्यू है। इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, तो आपने कभी सुना होगा ईटीएफ्स या निफ्टी 20,
तो निफ्टी बीज आर बेसिकली ईटीएफ्स ऑफ निफ्टी। जैसे इंडेक्स फंड जिसको इन्वेस्ट करना है तो उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंडेक्स फंड में, या इंडेक्स को फॉलो करना है उसमें इन्वेस्ट करना है तो करेक्ट। बट वही जगह पे आपको इंडेक्स को ट्रेड करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप इंडेक्स डेरिवेटिव्स में करिए या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में करिए जो निफ्टी बीज है, ठीक है। तो निफ्टी बीज में जब आप ट्रेड करोगे तो आप डेली बेसिस पे बाय एंड सेल कर सकते हो, बट इंडेक्स फंड में आप डेली बेसिस पे बाय एंड सेल नहीं कर सकते क्योंकि इंडेक्स फंड इज बेसिकली टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ईटीएफ इज अ कॉम्बिनेशन कि इन्वेस्टमेंट की तरह भी आप यूज कर सकते हो या आप इसको ट्रेड भी कर सकते हो। जैसे स्टॉक को कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, बाय एंड सेल कर सकते हो इंट्राडे में, वैसे ही आप ईटीएफ्स को बाय एंड सेल कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, ठीक है। ऑल्सो शेयर माय चैनल with your friends, relatives. So thank you.